नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। जैसा कि आप लोगों को पता भी है और बहुत सारे क्लासेस पहले हो चुकी हैं। हम लोग तैयारी कर रहे हैं बेसिकली केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा निकाले गए टीचर्स रिक्रूटमेंट जो निकलने वाला है, नोटिफिकेशन आए हैं, उसका ऑनलाइन पोर्टल खुलने वाला है। तो जो उम्मीद है कि वो जून के लास्ट तक ओपन हो जाएगा सभी के लिए। तो तैयारी हमारी अभी से ही होनी चाहिए क्योंकि प्रोसेस बहुत टफ है और मेहनत वाला है। तो अभी से मेहनत करेंगे हम लोग तो सही रिजल्ट हम लोग को मिलेगा। तो हम लोग बात कर रहे थे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स, जो पैडागोजी का एक पार्ट है, और उसी में एक टॉपिक है, हमारा सब टॉपिक है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। मैं हूँ गणेश अरण्य और आपका स्वागत है स्कूल रैंकर्स यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम लोग केवल कोर्स के बारे में बात करते हैं, एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं, करियर के बारे में बात करते हैं। और मैं एक सर्टिफाइड करियर काउंसलर भी हूँ, साथ ही साथ बीपीएससी टीचर भी हूँ। तो एक्सपीरियंस अच्छा खासा है मेरे पास, लगभग 20 सालों का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, और इस क्षेत्र में बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। और सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि डेवलपमेंट आखिर है क्या, विकास का अर्थ क्या होता है। तो डेवलपमेंट refers to the overall changes that occur in a person's life over time. ठीक है, it includes physical, mental, emotional, moral and social growth. It is a continuous and sequential process that happens from infancy to adulthood. तो ये जो डेवलपमेंट होता है, ये विकास जो होता है, वो क्या होता है, व्यक्ति के जीवन में समय के साथ होने वाले समग्र परिवर्तनों से, ओवरऑल चेंजेस, ये पूरे लाइफ टाइम में, उसके लाइफ में जो कुछ भी होते रहता है, उसके पूरे घटनाक्रम जो होते हैं, वो सबसे मतलब कि सबसे जुड़ा हुआ है ये। इसमें शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, भावनात्मक भी होता है, और नैतिक सभी पहलुओं की प्रगति शामिल होती है। तो एक इंसान होने के नाते आपके लाइफ में जन्म के साथ ही आपके लाइफ में शारीरिक परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन किस तरह का होता है? परिवर्तन सोच में होता है, आपके एटीट्यूड में होता है, आपके बिहेवियर में होता है, ठीक है, भावनात्मक होता है, नैतिक होता है। ये सभी पहलुओं को अगर हम एक साथ जोड़ दें, ये क्या कहलाता है? डेवलपमेंट कहलाता है व्यक्ति विशेष। तो डेवलपमेंट का क्या होता है? मेजर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के अलग अलग क्षेत्र होते हैं, अलग अलग डोमेन्स होता है, ठीक है, और किस किस डोमेन में किस किस तरह का विकास इसका होता है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू 5 की डोमेन्स। तो 5 की डोमेन्स कौन कौन सा है? पहला होता है इसके बाद फिजिकल डोमेन्स, जिसको हम बोलते हैं शारीरिक विकास। So physical domains refer to bodily changes like growth in height, weight, motor skill and brain development. तो शारीरिक विकास जो होता है वो प्रत्यक्ष दिखता है, ठीक है। वो क्या होता है? आपके हाइट में परिवर्तन हो रहा है, आपके वेट में परिवर्तन हो रहा है, आपका मोटर स्किल बढ़ रहा है और ब्रेन डेवलप कर रहा है। तो इस तरह की एस्पेक्ट होता है, वो क्या क्या होता है? ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल क्या हो गया कि आप जो है, बच्चा जो है वो दौड़ रहा है, जंप कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है प्रॉपरली अच्छे तरह से, तो ये क्या कहलाता है? उसका ग्रॉस मोटर स्किल, यानी कि उसका जो मोटर स्किल में विकास हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, डेवलप कर रहा है उसका, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, यानी कि उसको उसमें कोई तकलीफ नहीं होती। तो आपका फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल क्या होता है? राइटिंग एंड बटनिंग। तो ये क्या होता है? राइटिंग, इसको लिखने में, उसको ड्राइंग करने में, पेंटिंग करने में, उसको पेन चलाने में। पेन चलाने क्या होता है? पेन चलाना, पेंसिल चलाना, मतलब स्मूथ होना चाहिए, उसका कंट्रोल होना चाहिए आपके हाथ में। तो वो होता है फाइन मोटर स्किल, यानी कि आपके हाथ में पेंसिल का, पेन का कंट्रोल होता है, जिससे कि आप लिखते हो और अच्छा लिख लेते हो, वो करना है फाइन मोटर स्किल। ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट। साथ ही साथ क्या होता है कि आपका ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, आपके नर्वस सिस्टम्स जागृत होते हैं, वो डेवलप करते हैं। पॉवर्टी एंड हार्मोनल चेंजेस। तो आपके शरीर में क्या होता है? हार्मोनल चेंजेस होने लग जाता है समय के साथ साथ। तो जैसे बच्चा इन्फेंसी से ऊपर की ओर बढ़ता है, उसके शरीर में शारीरिक विकास होता है उसका, और उसी में दौरान क्या होता है? बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। हार्मोनल चेंजेस के कारण में दाढ़ी, मूछ और बहुत सारी चीजें लड़कों में, लड़कियों में डेवलप होता है। ये सारी चीज क्या कहलाती है? ये सब फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर में आता है। तो फिजिकल डेवलपमेंट का क्या होता है कि टीचर्स मस्ट अंडरस्टैंड
स्टूडेंट्स फिजिकल कैपेबिलिटी while planning classroom activity। तो फिजिकल डेवलपमेंट से आपका जो क्लासरूम एक्टिविटी है कैसे जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे टीचर का जो रोल होता है वो ये होता है कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट को वो ऑब्जर्व करता है, उसको चेक करता है, और फिजिकल डेवलपमेंट यानी उसका जो फिजिकल कैपेबिलिटी कैसा है उसके अनुसार उसके लिए लेसन प्लान तैयार करता है, यानी कि उसके लिए क्लासरूम एक्टिविटी प्लान करता है। तो हमारे ऊपर में जो चार देख रहे हैं ग्रॉस मोटर स्किल है, फाइन मोटर स्किल है, जैसे ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट है, और पॉवर्टी एंड हार्मोनल चेंज, इन चारों को माइंड में रखता है। इन चारों को माइंड में रखते हुए आपके लिए स्पेशल वो क्लासरूम एक्टिविटी डिजाइन किया जाता है, प्लान किया जाता है, जिसके अनुसार आपको पढ़ाया जाता है, यानी कि आपकी क्षमताओं की फिजिकल क्षमताओं के अनुसार आपका एक्टिविटी प्लान किया जाता है करता है। जैसे एक 5 वर्ष का जो बच्चा है ना गेंद को पकड़ना सीखता है, यह उसकी शारीरिक कुशलता को दर्शाता है, यानी कि 5 वर्ष का जो बच्चा है वो बॉल को अच्छी तरह से फेंक लेता है, पकड़ लेता है, कैच कर लेता है, ये क्या होता है उसका फिजिकल स्किल को दिखाता है, डिनोट करता है कि नहीं वो बच्चा ठीक ठाक है। दूसरा आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का संज्ञानात्मक विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है कि इट रेफर टू हाउ चिल्ड्रन थिंक, बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे एक्सप्लोर करते हैं किसी भी चीज को। किसी भी चीज को एक्सप्लोर करने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के बारे में अच्छी तरह से उसको अन्वेषण के माध्यम से डिस्कवर करते हैं, खोज करते हैं, उसके बारे में पता करते हैं डेप्थ में जाकर, लर्न करना, रिमेम्बर एंड सॉल्व प्रॉब्लम। तो बच्चे में क्या होता है, हाउ चिल्ड्रन थिंक, हाउ चिल्ड्रन एक्सप्लोर, हाउ चिल्ड्रन लर्न, रिमेम्बर एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। तो जीन पियाजे जो है ना इज अ मेजर थ्योरिस्ट इन दिस डोमेन। इस डोमेन के सबसे ज्यादा जो विख्यात, जो हमारे प्रसिद्ध, जो हमारे थ्योरिस्ट है उनका नाम क्या है, जेन पियाजे। तो जेन पियाजे के अनुसार क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, और वो बच्चा क्या करता है, सोचता है। इसमें क्या क्या की एक्सपेक्ट होता है, परसेप्शन, अटेंशन एंड मेमोरी। बच्चा जो होता है वो परसेप्शन बनाता है, वो एक छवि बनाता है, फिजिकल स्ट्रक्चर तैयार करता है अपने माइंड में। अटेंशन ध्यान देना है, ध्यान केंद्रित करता है, और वहाँ पर वो अपने आप को कंसंट्रेट करने लग जाता है, और उसका जो मेमोरी होता है वो डेवलप करता है। तो अगर बच्चे का ये सारा चीज है तो अच्छा, यानी कि इसमें जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है इसमें ये चीज आता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चा जो है वो अपनी भाषा को अच्छी तरह से धारा प्रवाह बोल पाता है, समझ पाता है, लिख पाता है, वो आपका इसमें इसका डेवलपमेंट कहलाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल रीजनिंग, बच्चा जो है वो किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, पजल को सॉल्व करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या होता है कि अगर बच्चे के सामने में कोई कठिनाई आती है, ठीक है, तो वो उसको किस प्रकार से सॉल्व करता है। अगर उसको मैथ दिया जाता है, जोड़ घटा गुणा भाग दिया जाए, और वो उसको किस प्रकार से सॉल्व कर लेता है, तो ये उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में आता है। स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पियाजे के अनुसार क्या है, सेंसोरी मोटर और प्री ऑपरेशनल। तो ये सब उसका जो होता है पियाजे का जो दिया हुआ है कि कौन कौन सा कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो स्टेज होता है वो इसमें आता है। तो इसमें जो होता है एजुकेशन में इसका क्या रोल होता है, वो होता है अंडरस्टैंडिंग अ चाइल्ड कॉग्निटिव लेवल हेल्प्स इन डिजाइनिंग एज एप्रोप्रिएट लेसन। तो अगर बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा है तो उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन तैयार करते हैं, लेसन प्लान तैयार करते हैं। तो जो बच्चे अगर मान लीजिए कि बिलो एवरेज है, जो बिलो एवरेज है उसकी हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट मैट्रिक भी उसके अनुसार तैयार करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स समझ नहीं पाएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स थ्योरी नहीं समझ पाएगा। अगर हम सॉल्व करने के लिए उनको मैथमेटिक्स देते हैं या फिर कुछ किसी भी सब्जेक्ट का देते हैं, तो अगर उनके पास मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो वो बच्चे जो होते हैं, अलग अलग बच्चे जो होते हैं उसको अलग अलग ढंग से लेते हैं। जो बिलो एवरेज होगा वो उसको कर नहीं पाएगा, जो एवरेज है वो आपका मेहनत करेगा, और जो एबव एवरेज है वो अच्छी तरह से कर लेता है। तो हमें क्या करना होता है कि हर बच्चे के लिए उसका जो एज अप्रोप्रिएट जो है ना वो लेसन प्लान तैयार करते हैं, जिससे कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हम लोग कर सके। तो वहाँ पर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो टीचर को हेल्प करता है बच्चों के अकॉर्डिंग, यानी उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा हुआ है उसको ऑब्जर्व करते हुए, उसको एसेस करते हुए लेसन प्लान तैयार करने के लिए। एक बच्चा दो वस्तुओं की तुलना कर उसे वर्गीकृत करना सीखता है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जब बच्चा दो चीजों में अंतर करना सीख जाए तो समझिए कि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। वही होता है, कंपैरिजन करना सीख जाता है, लॉजिकल डिसीजन लेना सीख जाता है। लॉजिकल डिसीजन लेने का मतलब क्या हो गया, अगर बारिश हो रही है तो वो छाता लेके जाएगा, अगर बारिश नहीं हो रही है तो छाता लेकर नहीं जाएगा।
ठीक है, जाएगा भी तो उसको खोलेगा नहीं, उसको अपने पास रखेगा। तो ये क्या कहलाता है, ये उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे में लॉजिकल डिसीजन लेने का क्षमता है उसके अंदर। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, सामाजिक भावनात्मक विकास। इट इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप, सेल्फ कॉन्सेप्ट, इमोशन एंड सोशल स्किल। तो ये क्या करता है, ये बच्चों में डेवलप करता है, किसी को रिलेशनशिप को डेवलप करता है, ठीक है, सेल्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है, इमोशन को डेवलप करता है, और सोशल स्किल को डेवलप करता है। तो बच्चे क्या करते हैं, वो रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं, रिकॉग्नाइजिंग एंड एक्सप्रेसिंग इमोशन, दूसरे के इमोशन को समझते हैं और अपना इमोशन ये प्रकट कर पाते हैं वहां पर। ठीक है, मेकिंग फ्रेंड्स एंड सोशल बॉन्डिंग। इस जमाने में क्या होता है, इस समय में जब बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट आपका होता है ना, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, अपने दोस्त बनाना शुरू करते हैं, दोस्तों के साथ एक सोशल बॉन्डिंग बनाना शुरू कर देते हैं। डेवलपिंग एम्पैथी एंड कोऑपरेशन, बच्चे जो है वो एम्पैथी शो करते हैं दूसरों के प्रति, दूसरों के दुख में सहमति, अपना सहमति क्या बोलेंगे, दूसरे के दुख में वो दूसरे के दुख को समझ पाते हैं, समझते हैं, वहां पर रिएक्ट करते हैं, है ना, उसकी दर्द को फील कर पाते हैं, और वहां पर उसको सहयोग करते हैं, कोऑपरेट करते हैं उसको बाहर निकलने में। इस तरह की भावना उनके अंदर में आती है। साथ ही साथ क्या आता है, सेल्फ अवेयरनेस एंड इमोशनल रेगुलेशन, उनको खुद से, स्वयं से जागृति प्रदान, हमारे खुद से वो सीखते हैं, खुद से जानकारी इकट्ठा करते हैं, और हर चीज को खुद से समझ जाते हैं, उनको समझाने की जरूरत वहां पर नहीं पड़ती है कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, ये सारी चीजों को खुद से वो समझते हैं। तो इसका उदाहरण क्या होता है कि जब मान लीजिए कि एक बच्चा दूसरों के साथ खेलते समय अपनी बारी का इंतजार करता है, जिद नहीं करता कि पहले हम ही करेंगे, वो अपने टर्म का इंतजार करता है, जब उसका टर्म आता है तो वो अपना काम करता है, प्ले करता है। ये क्या होता है, एक सामाजिक भावनात्मक विकास है ना, समाज का एक रूल बना होता है कि भाई सीरियल नंबर से सबको खेलना है, सबको बैटिंग करनी है सीरियल नंबर से, अगर क्रिकेट खेल रहा है तो बच्चा जो है ना वो इंतजार करता है पेशेंटली कि नहीं, मेरा नंबर अगर चौथा है तो मुझे फोर्थ पे ही उतरना है, जाना है खेलने के लिए। ये क्या होता है, सामाजिक भावनात्मक विकास है। ठीक है, तो इस तरह से उनके अंदर में बहुत सारी इमोशनल ये सभी आती है। अगर मान लीजिए किसी को खेल के समय चोट लग जाता है, खेल भावना दिखाते हुए उसके पास जाता है, उसके दर्द को महसूस करता है, उसको सपोर्ट करता है, ये सारी चीजें वहां पर डेवलप होती है, जो कहलाता है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो टीचर्स शुड क्रिएट अ सेफ एंड पॉजिटिव इमोशनल एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम। तो क्लासरूम में क्या होता है, टीचर्स को हेल्प मिलता है कि वो एक अच्छा इन्वायरमेंट बना सके, जहाँ पर बच्चे जो है वो पॉजिटिव इमोशनल इन्वायरमेंट में काम कर पाए, यानी कि एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े, और वहाँ पर एक सामाजिक नियमों के अंदर जो है दायरे में रहकर वो अपने काम को करे और दिखाए, प्रदर्शित करे। तो ये चीज कब होता है, जब टीचर्स उसको रिकॉग्नाइज करता है, किसको, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट जो बच्चे में हो रही है कि नहीं हो रहा है, उसको वो ऑब्जर्व करता है और उसके अनुसार काम करता है। मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। बच्चे में नैतिक विकास का मतलब क्या होता है कि जब बच्चा समझने लग जाता है कि क्या गलत है क्या सही है, बच्चा जब एथिक्स के बारे में समझता है, वैल्यू के बारे में समझता है, जस्टिस के बारे में समझता है कि न्याय क्या होता है, अन्याय क्या होता है, ठीक है, मॉरल वैल्यू समझ जाता है कि कौन सा नीतिगत है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ये गलत काम है ना, ये क्या होता है, ये मतलब कि सामाजिक रूप से बहिष्कृत काम है, इसको नहीं करना। ये सारी चीजें जब उसके अंदर में आ जाता है, ठीक है, जब उसको इसका अंडरस्टैंडिंग होने लग जाता है, तब हम कहते हैं कि बच्चे में नैतिक गुणों का विकास हो रहा है। लॉरेंस कोहलबर्ग जो थे, इसके की थ्योरिस्ट हैं, जिन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, और वो क्या बताते हैं कि मॉरल रीजनिंग, ओबीडियंट होना, आज्ञाकारी होना, बड़ों का इज्जत करना, बड़ों का रिस्पेक्ट करना, छोटों को प्यार देना, उनके साथ अच्छे से वात्सल्य से पेश आना, ठीक है, और फेयरनेस होना, फेयर होना मतलब किसी के पक्ष में नहीं होकर कि वो तटस्थ रहता है और फेयर काम करता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट काम करता है, और उसको पता होता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, एथिक्स क्या, किस किस चीज का क्या एथिक्स है, उनको एथिक्स को फॉलो करना है, ये सारी समझदारी उसको आ जाती है। डेवलपिंग कॉन्सेंस, तो उसके अंदर में कॉन्सेंस डेवलप हो जाता है, कॉन्सेंस माइंड जो होता है ना उसको डेवलप हो जाता है, ठीक है, वो अपने कॉन्सेंस माइंड से काम लेना शुरू कर देता है। इंटरनलाइजिंग सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, सामाजिक जो रीतियां हैं, सामाजिक जो नॉर्म्स बने हुए, सामाजिक जो मान्यताएं हैं, उसको वो इंटरनलाइज कर लेता है, अपने अंदर आत्मसात कर लेता है, उसको यूज करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ वो मॉरल वैल्यू को भी यूज करता है अपने व्यवहारिक लाइफ में।
रिस्पेक्ट फॉर अदर्स राइट, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करता है, साथ ही साथ दूसरों के अधिकारों का रिस्पेक्ट करता है, तो हम समझते हैं कि उसके अंदर में मॉरल डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये क्या करता है, ये टीचर को कैसे हेल्प करता है, मॉरल एजुकेशन हेल्प्स चिल्ड्रन बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल सिटीजन। तो एक अच्छा नागरिक कौन होता है, एक अच्छा नागरिक वही होता है जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है, अपने कर्तव्यों को, अपने राइट्स को समझता है, अधिकारों को समझता है, और अपने ड्यूटी यानी कि अपने कर्तव्य को भी समझता है। तो वो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन क्या होता है, अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पूरी तरह से पालन करता है, और सामाजिक जो इथिकल्स वैल्यू है उसको वो अच्छी तरह से फॉलो करता है। जैसे बच्चा झूठ बोलने से बचता है, क्यों, क्योंकि वो जानता है कि झूठ बोलना गलत है, और एक झूठ को छुपाने के लिए उसे और 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो क्या करता है, सिंपल सा चीज है, वो इथिक्स को फॉलो करता है, सीधे बोलता है कि भाई ये सही है और ये मैंने किया है, खत्म हो गया, तो कहानियों तो खत्म हो जाती है। जहाँ पर बच्चे में ये मॉरल डेवलप होता है, तो ये बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हाईली रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और एक अच्छे नागरिक के रूप में जाने जाते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है, भाषा का विकास समटाइम्स इंक्लूड्स अंडर कॉग्निटिव, कभी कभी क्या होता है इस चीज को हम लोग कॉग्निटिव के अंदर में भी इसको डालते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है कि जब बच्चा जो है वो लर्न करना शुरू कर देता है, अंडरस्टैंड करता है, स्पीक करता है, रीड करता है, राइट करता है, किस चीज को, लैंग्वेज को। तो जब बच्चा अपनी मातृभाषा को, या फिर अपना जो मातृभाषा मतलब जो उसके घर की भाषा है, ठीक है, तो मातृभाषा जब वो बोलना शुरू कर देता है, समझना शुरू कर देता है, लिखना शुरू कर देता है, पढ़ना शुरू कर देता है, तब हम लोग बोलते हैं कि उसके अंदर में भाषा का भी डेवलपमेंट हुआ है, यानी कि भाषा का ज्ञान उसको हो चुका है। ठीक है, अब क्या होता है, डेवलिंग टू वर्ड फॉर्मेशन है, बच्चे क्या करते हैं, अब वहाँ पर वर्ड बनाना शुरू करते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं ना, लेटर कुछ बोलते हैं, उसका फिर वर्ड बनाना शुरू कर देते हैं। वोकैबुलरी ग्रोथ, धीरे धीरे बच्चे में क्या होता है, अलग अलग शब्दों का डिक्शनरी बनना शुरू हो जाता है, अलग अलग वोकैबुलरी उनके मेमोरी में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ग्रामर एंड सेंटेंस फॉर्मेशन, जब वोकैबुलरी उनके पास जमा हो जाता है तब क्या होता है, वो अपने वाक्यों में ग्रामर की शुद्धता को भी बनाने लग जाते हैं, शुद्धता को भी करेक्ट करने लगते हैं, और साथ ही साथ एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। तो शुरुआत में क्या होता है, बच्चा छोटे छोटे वर्डों, थोड़े से लेटर को यूज करता है, अब उसी लेटर को फॉर्म करता है, वर्ड बोलना शुरू करता है, और उस वर्ड में क्या होता है, अलग अलग वर्डों को वो संग्रहित करता है, और जब वर्ड उसके पास बहुत सारा रहता है तो वो सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है, धीरे धीरे क्या होता है, उस ग्रामेटिकल मिस्टेक को भी वो दूर करता है और एक प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म करता है। साथ ही साथ क्या होता है, जब सेंटेंस बनाना शुरू कर लेता है उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन स्किल आ जाते हैं, यानी कि वो पूरा पैराग्राफ को पढ़ना शुरू करता है, उसको समझना शुरू करता है और उसको फिर एनालाइज करना भी शुरू कर देता है। तो ये कहलाता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। जैसे इसमें मान के चलिए कि बच्चे जो होते हैं ना, अपने अनुभवों को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, तो वो अपने शब्दों में व्यक्त कैसे करेगा जब तक उसके पास वोकैबुलरी ना होगा, तो वो क्या करता है, उसके पास बहुत सारी चीजें उसके माइंड में है, तो वो क्या करता है, अपने शब्दों से अपनी बात को रखता है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जो भी है, जो लिखा हुआ है स्क्रीन पर, वो लिखा हुआ है, सॉलिड है वो जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो कहाँ से आ रहा है, वो मेरा एक अपना कॉम्प्रिहेंशन स्किल है। ठीक है, तो हर व्यक्ति का एक अपना कॉम्प्रिहेंशन स्किल होता है, जिससे कि वो अपने अंदर उसके जो मेमोरी में उसका जो रैम रोम जो भी है, उसमें जितने सारे उसके वोकैबुलरीज हैं, उसके पास जो ग्रामर और सेंटेंस फॉर्मेशन का जो स्किल है, उसके थ्रू आपको वो दे रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज क्या होता है, कम्युनिकेशन में काम आता है, उसके लर्निंग में काम आता है, और ये सबसे इसेंशियल पार्ट है किस चीज का, इफेक्टिव लैंग्वेज स्किल्स आर एसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन एंड लर्निंग। कम्युनिकेशन के लिए सबसे इफेक्टिव होता है ये, और लर्निंग के लिए भी सबसे इफेक्टिव होता है क्या, भाषा पर पकड़, यानी कि उसके लैंग्वेज पर उसकी पकड़ होनी चाहिए। और यही चीज में इसी बात का ध्यान रखा गया है कि जो बच्चे हैं वो अपनी मातृभाषा में पढ़ें, जिससे कि उनको समझ में अच्छी तरह से आएगा और वो सब्जेक्ट को पकड़ पाएंगे। डेविएशन इन डेवलपमेंट, अब बात आती है, तो हम लोग जो बात कर रहे थे वो अलग अलग आपके पास क्या था, ये था जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल, जहाँ पर हम लोग उस पर डेवलप करते हैं। तो ये हमारे पास 5 ऐसे प्रमुख क्षेत्र थे, 5 कीज का डोमेन था, जिस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब जो हमारा आता है वो आता है डेविएशन इन डेवलपमेंट, विकास में विचलन कहाँ कहाँ होती है, डेविएशन मतलब विचलन, ठीक है, कहाँ कहाँ पर वो इधर उधर भटकता कहाँ से है। नॉट ऑल चिल्ड्रन फॉलो द नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन,
सभी बच्चे जो हैं, ये जो नॉर्मल हम लोगों ने पढ़ा ना, ये 5, इसको सभी बच्चे नॉर्मली फॉलो नहीं करते हैं इस माइलस्टोन को, ठीक है। सम में सो डिले, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो धीरे-धीरे चलते हैं, इसमें डिले टाइम लेते हैं वो, और फिर एबनॉर्मैलिटीज उनके अंदर में पाया जाता है। तो 5 जो डोमेन था मेन में, उसमें से किसी भी डोमेन में हो सकता है कि बच्चा एबनॉर्मैलिटी दिखाता हो या फिर डिले करता हो सीखने में, ये सारी चीजें आती है, उसका विचलन कहलाता है, उसके विकास में ये विचलन है। तो टाइप्स ऑफ डेविएशन क्या क्या है? फिजिकल डेविएशन, फिजिकल डेविएशन क्या होता है? स्टंट ग्रोथ, है ना, सेरेब्रल पाल्सी, ऑफिस ऑफ पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन, ये सब सारी चीजें क्या होता है कि बच्चे में जो मानसिक वृद्धि होती है वो रुक जाती है, शरीर बढ़ता है, उसका मानसिक विकास वहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद पुअर मोटर स्किल होता है, हाथ से अच्छा पेन पकड़ नहीं पाता है, लिख नहीं पाता है, ये सारी चीजें उसको, यानी कि उसको शारीरिक रूप से दिक्कत आती है। किसी भी पांचों के पांचों जो आपको दिख रहा था, डोमेन्स जो दिख रहा था, उसको फॉलो करने में, उसको कंप्लीट करने में उसको दिक्कत आता है, फिजिकल शारीरिक रूप से दिक्कत आता है, ये क्या कहलाता है? फिजिकल डेविएशन कहलाता है। कॉग्निटिव डेविएशन क्या होता है? लर्निंग डिसेबिलिटी, पढ़ नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, ठीक है, कभी कभी लिख नहीं पाता है, लिखने में उसको दिक्कत होता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता है, बच्चे जो होते हैं ना, बड़े तो होते जा रहे हैं, लेकिन उनका जो बौद्धिक स्तर जो है, उनका सोच का जो स्तर है वो निम्न होता है, नीचे होता है। ये सब क्या होता है? उनका डेविएशन उनके विकास में। सोशल इकोनॉमिक इमोशनल डेविएशन क्या होता है? सोशियो इमोशनल ऑटिज्म, है ना, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं बहुत बार। ये सब सारी चीजें होती हैं जिससे क्या होता है, बच्चा जो होता है वो सामाजिक ये में घुल नहीं पाता है, घुल मिल नहीं पाता है, और अपने रोल को अच्छी तरह से नहीं निभा पाता है। मॉरल डेविएशन क्या होता है? लैक ऑफ एम्पैथी, दूसरों के दुख को देख करके कोई दर्द नहीं होता है, जिसका मतलब होता है उसका हो गया है, ठीक है। और डेलिक्वेंट्स बिहेवियर होता है, वो किसी से अटैच नहीं हो पाता है, सब जगह पर उसकी मनमानी करने की कोशिश करता है। तो ये सब सारी चीजें क्या होता है? मॉरल डेविएशन है, उसके अंदर में नैतिक गुणों का विकास नहीं हुआ। ऐसा बच्चा जो होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। लैंग्वेज डेविएशन क्या होता है? स्पीच डिले है, बोलने में उसको धीरे 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 बोल पाता है, कभी कभी हकलाता भी है, रुकता भी है, ठीक है। और डिस्लेक्सिया है, किसी किसी वो सिस्टम क्या होता है? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, जो किसी किसी खास वर्ड पर अटक जाते हैं, आगे किसी किसी खास लेटर पर भी अटक जाते हैं, बोल नहीं पाते उस चीज को, ठीक है। ये सबके साथ में होता है ये, लेकिन किसी किसी के साथ क्या होता है? लगातार होता है, जब भी बोलता है वो होता है, ठीक है। स्ट्रेन होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें आ जाती है, ये ज्यादा डेविएशन। ओके, तो ये सब क्या है? डेविएशन है जो विकास में बाधा पहुंचाती है। तो कॉज ऑफ डेविएशन क्या क्या है? इसके कारण क्या होता है? अनुवांशिक गुण भी हो सकता है, ठीक है, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकता है, ठीक है। अगर उनके पेरेंट्स में किसी में होगा तो ये चीज क्या होता है? इनहेरिट हो जाता है बच्चे में भी, जिसके कारण इससे जो होता है पेरेंटल इश्यूज, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है? कभी कभी कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं माओ से, जिसके कारण क्या होता है? बच्चे में वो इस प्रकार की विकृति, इस प्रकार का जो होता है वो फिजिकल ये आता है, प्रॉब्लम्स आ जाता है, और ये उसके लिए लाइफ टाइम रह जाता है। कुपोषण का भी एक समस्या होता है ना, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन बच्चों को नहीं मिलता है, तो धीरे धीरे क्या होता है उसके अंदर में इस तरह का डेवलप हो जाता है, उसका मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाता है, ठीक है, उसका शारीरिक विकास ढंग से नहीं हो पाता है, जिसके कारण उनको और भी अलग अलग तरह का डेविएशन का सामना करना पड़ता है। इमोशनल नेग्लेक्ट क्या होता है? भावनात्मक उपेक्षा। जो बच्चा घर का वातावरण बहुत खराब है, मारपीट हमेशा घर में हो रहा है, चिल्ला चिल्ली हो रहा है, तो उसके अंदर क्या होता है कि इमोशन धीरे धीरे उनके अंदर मरते चला जाता है, बच्चा चिड़चिड़ा जाता है, चिड़चिड़ा जाता है, और उससे वो दूसरों से नफरत होने लग जाती है, जलन होने लग जाती है, ठीक है। ये सब क्या होता है? वो दूसरों के साथ वो इमोशनली अपने आप को अटैच नहीं कर पाता है, जिसके कारण कि वो समाज से भी धीरे धीरे करता चला जाता है। तो आप जैसे होता हम लोगों ने पढ़ा था ना कि समाज में अगर आपको रहना है तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कहीं कहीं पे झुकना पड़ता है, कहीं कहीं पे अड़ना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करना पड़ता है। जो जो बच्चे इमोशनल होते हैं ना, वो बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं, और वो प्रेशर नहीं झेल पाते हैं, ठीक है। ये सब क्या होता है? ये भी एक प्रॉब्लम होता है, और ये कहाँ से आता है? ये समस्या घर से आती है, घर से ही बच्चे जो होते हैं वो इमोशनली वहाँ से उनको प्रॉब्लम शुरू होता है। लैक ऑफ स्टिमुलेशन, उत्तेजना की कमी, उनके अंदर जोश की कमी है, कुछ करना है, हाँ ठीक है करेंगे ना, आराम से करेंगे। ठीक है, परीक्षा आ रहा है, ठीक है पढ़े ना, हाँ कल परसों परीक्षा है, कल से शुरू कल सुबह से अलार्म लगाएंगे 4 बजे से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, वो 4 कब बज जाता है, 6 बज जाता है, तो पता नहीं चलता, 7 भी बज जाता है। ठीक है, कल है ना, अभी शाम पढ़ोगे, शाम से पढ़ना शुरू। ठीक है, क्या होता है उनके अंदर में जोश नहीं है, ठीक है, लैक ऑफ स्टिमुलेशन, उनका जो सेल्फ स्टिमुलेशन है ना वो नहीं है,
ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, उनका बहुत सारी चीज़ों में उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रोल ऑफ टीचर्स का क्या है, इस डेविएशन को हैंडल करने में टीचर्स का रोल क्या होता है, टीचर्स की क्या भूमिका रहती है? अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरल। टीचर्स क्या करता है, तुरंत पहचान जाता है कि बच्चा में क्या प्रॉब्लम है। आज हम लोग जो पढ़े थे, मेन डोमिन फैक्टर जो था ना, डोमिन जो पढ़े थे, वो कैसे होगा पहचान जाता है कि बच्चे में किस तरह का प्रॉब्लम है। जैसे ही पहचानता है, वो क्या करता है, काउंसलर को रेफर करता है केस। ठीक है, काउंसलर को जरूरी समझते हैं तो वो पेरेंट्स को रेफर कर देते हैं केस को। इस तरह से क्या होता है कि जो बच्चे का जो समस्या है उसको टीचर आइडेंटिफाई करता है और प्रॉपर जगह पर उसको रेफर कर देता है। प्रोवाइडिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी बच्चों को वो एक समान देखता है और सभी बच्चों के लिए, बच्चों को एक समान देखता है और सभी बच्चों के लिए उनकी एबिलिटी, उनकी क्षमता के अनुसार वो क्या करता है, एक इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है और उस दिशा में वो प्लानिंग तैयार करता है, स्ट्रेटेजी तैयार करता है। क्रिएटिंग अ सपोर्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट, वो एक सपोर्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट बनाता है जहाँ पर हर तरह के बच्चे जो हैं आपस में घुल मिल करके अपने अधिगम को पूरा कर पाते हैं, अपने लर्निंग प्रोसेस को पूरा करते हैं। वर्किंग विद पेरेंट्स एंड स्पेशल एजुकेटर, टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या करता है, पेरेंट्स के साथ बातचीत करता है, स्टूडेंट्स के साथ तो घुला मिला हुआ है ही, वो बातचीत तो कर ही रहा है, उसको आइडेंटिफाई कर ही रहा है, लेकिन उनकी समस्याओं को पेरेंट्स तक पहुंचाता है। ठीक है, पेरेंट्स की प्रॉब्लम को खुद भी सुनता है और दोनों के प्रॉब्लम को कहाँ पहुंचाता है, स्पेशल एजुकेटर से बात करता है। और जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो बच्चे के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाता है। यदि कोई बच्चा कक्षा की गतिविधियों में लगातार पिछड़ रहा है तो शिक्षक क्या करता है, उसको किसी विशेष आवश्यकता को समझकर, उसकी विशेष आवश्यकता को समझकर उसको सहायता प्रदान करता है और उसको करना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई लगातार पिछड़ने का कारण क्या हो सकता है कि घर का प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, सोशल प्रॉब्लम हो सकता है, उसका इमोशनल प्रॉब्लम हो। तो टीचर क्या करता है, उसको पहचानता है कि कौन सा प्रॉब्लम है। फैमिली प्रॉब्लम है तो मम्मी पापा से बात करना है, अगर सोशल प्रॉब्लम है तो कक्षा में उसके दोस्तों से बात करना है क्या प्रॉब्लम है, इमोशनल है तो पता करना है बच्चे से बात करके भाई क्या प्रॉब्लम तुमको हो रहा है, कहाँ से तुमको कौन सा ऐसा चीज है तुमको परेशान कर रहा है। और उसको पहचानता है, उसको आइडेंटिफाई करता है और उसके अनुसार उसको सपोर्ट प्रदान करता है। तो अंडरस्टैंडिंग द डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट इज क्रूशियल फॉर टीचर्स। टीचर्स के सबसे टफ काम होता है कि बच्चे के अंदर जो डोमेन्स है, जो और सा कौन सा डोमेन है जो उसके डेवलपमेंट में बाधक बन रहा है, इसको पहचानना इतना आसान काम नहीं होता है। वही टीचर्स कर सकता है जो टीचर्स का रोल निभा रहा है, ना कि एक जॉब करने वाले का। तो जो रियल टीचर होता है वो इसको आसानी से पहचान पाता है क्योंकि वो बच्चे के साथ अटैच होता है। एज इट हेल्प्स देम टू रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस। ठीक है, डिजाइन एज अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्टिविटीज एंड सपोर्ट स्टूडेंट होलिस्टिक ग्रोथ। वो क्या करता है, हर बच्चे के इंडिविजुअल्स के जो रिक्वायरमेंट है उसको आइडेंटिफाई करता है, उसके अनुसार लर्निंग एक्टिविटीज बनाता है, तैयार करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है और इस प्रकार से क्या करता है, वो बच्चों को सपोर्ट करता है होलिस्टिक ग्रोथ के लिए। आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग वेरिएशन अर्ली कैन इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड रीचेज देयर फुल पोटेंशियल। अगर बच्चों के अंदर में जो भी वेरिएशन हो रहा है किसी भी डोमेन में, उसको अगर हम पहले ही अगर आइडेंटिफाई कर लें, पहचान लें, बचपन में ही पहचान लें, तो हम उसको तुरंत क्योर कर सकते हैं। और जब हम इसको क्योर कर सकते हैं तभी हम इंश्योर कर सकते हैं कि बच्चा जो है वो अपना फुल पोटेंशियल में काम कर पाएगा, फुल पोटेंशियल यूज कर पाएगा, यूटिलाइज कर पाएगा और अपने लर्निंग को कंप्लीट कर पाएगा। तो ये सारी चीजें जो थी डोमिन थे, ये सबसे इम्पोर्टेंट था। और ये किसी भी टीचर्स के लिए जानना सबसे जरूरी होता है कि बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम है, किस तरह का प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करना है और किसकी मदद से सॉल्व करना है। तो आज का जो ये लेसन था, आज का जो क्लास था, वो थोड़ी देर से आपका डिपेंड था डोमेन ऑफ डेवलपमेंट पर, जिसका हम लोग चर्चा कर रहे थे। आशा है कि आपको समझ में आया होगा और अगर कहीं पर कोई क्वेरी है, कुछ डाउट है तो आप लोग जरूर कमेंट कर लिखिएगा। इसका नोट्स भी है, आप लोग चाहें तो व्हाट्सएप पर हाय हेलो कर कर इसका पीडीएफ मंगा सकते हैं, जरूरत होगा तो मैं तुरंत आपको दे दूंगा। ठीक है, ये सब के सब आप ही के लिए बनता है, आप ही के लिए है। आप इसका भरपूर यूटिलाइज कर पाए, आपके लिए अच्छा काम आए, इससे बढ़कर के रिवार्ड मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो आप दोस्तों को भी आप इसमें अटैच कीजिए, क्लास में जुड़ने की कोशिश कीजिए और कोशिश क्या करना है, जोड़ देना है, उनको भी पढ़ने का मौका दीजिए। सब साथ में मिल करके पढ़ना है। हम लोग अभी बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, एथिक्स वगैरह की बात कर रहे हैं, सबको जोड़िए इस क्लास में
और कमेंट अच्छा कीजिए। अच्छा कमेंट से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है मुझे भी। और अच्छा ही अच्छा कमेंट करना है, बुरा कमेंट भी कर सकते हैं अगर, ठीक है, तो उसको भी अच्छे ढंग से करना है, ठीक। तो मैं उसको भी लूँगा, और जो गलतियाँ कहीं भी हो रही हैं तो उसको ज़रूर रिकॉग्नाइज़ करवाइए मेरी नज़र में, जिससे सुधार सकें उसको हम लोग। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो सबको शेयर भी कीजिएगा। और हो सकेगा आप लोग शेयर कर ही सकते हैं, ऐसे क्लिक करना है कि वो शेयर हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं लगता है। तो ये बैठे-बैठे कर सकते हैं आप लोग। तो प्रमोट कीजिए चैनल को भी, जिससे कि सभी को फ़ायदा हो और मेरा भी कुछ फ़ायदा हो। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।